नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक जाने माने बैंक है या कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा बैंक है, का स्थापना कैसे हुआ, उसका सफ़र कैसा रहा, इस विषय में आज का ये वीडियो है। ये कहानी शुरू होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जब इंडिया या भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। ये तो हम लोगों को पता है कि भारत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन झेली, फिर 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन को भी झेली। यानी दो प्रकार के शासन हम लोग झेले हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1857 के पहले तक का था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उसके बाद से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन झेले, फिर 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश शासन का शासन झेले। तो अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश की मौद्रिक व्यवस्था को सजाने के लिए, अपने सुविधा के लिए, अंग्रेजों ने जो भी किया अपने सुविधा के लिए किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ही भूमिका से भारत में पहली जो बैंक लगी वो वेस्ट बंगाल, वर्तमान वेस्ट बंगाल में लगी, जिसका नाम था बैंक ऑफ कोलकाता। ये 1806 में लगाया गया, लेकिन 1806 में जो बैंक को लगाया गया, बैंक ऑफ कोलकाता, ये बैंक का फिर से नामकरण किया गया, कुछ परिवर्तन किए गए 1809 में। 1809 में जब परिवर्तन किया गया तो इसका नाम पड़ गया बैंक ऑफ बंगाल। तो बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल में जिस प्रकार का दायित्व लेकर काम करने के लिए स्टार्ट हुई थी या शुरू हुई थी, वो उस काम में अपना सफलता देखने को मिल रहा था। फिर सेम टाइप का एक बैंक 1840 में बम्बई में लगाया गया। 1840 में इस बैंक का नाम पड़ा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 को। फिर इसमें भी एक सफलता मिली और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्देश्य में धीरे धीरे सफल हो रहे थे। फिर 1843 मतलब 1843 को उसने और एक बैंक बनाया। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, जो मद्रास में बनी। ये तीनों बैंक अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन इसे यूनाइट करने की जरूरत आन पड़ी जब ब्रिटिश की सरकार बनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन व्यवस्था समाप्त हो गई। 1843 तक 3 बैंक भारत में बन चुके थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1806 वही नाम बदला 1809 में, फिर 1840, फिर 1843। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में शासन करने के लिए आई तो इस बैंकिंग व्यवस्था से उसको थोड़ा सा नाखुशी हुई, क्योंकि वो जो बैंकिंग व्यवस्था बनाई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सुविधा के लिए बनाई थी, और ये संपूर्ण भारत और इंग्लैंड को देखते हुए इसमें बहुत सारी खामियां नजर आई। इसको ये बैंक का कारोबार छोटा लगने लगा, और इसने 1921 में 1921 में ये तीनों बैंक को एक साथ मिला दिया। और 1921 में ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे
और बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को जब एक साथ मिला दिया तो इसका नाम दे दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही थी, अपने मौद्रिक वर्क कर रही थी, जमा ले रही थी, ऋण दे रही थी, जो बैंकिंग काम है वो कर रही थी। फिर यहाँ पर एक घटना आती है जिसे मैं बाद में बताऊंगा। हिल्टन आयोग नाम की एक आयोग कमीशन बैठाया जाता है 1924 में। उस समय एक मुद्रास्फीति को समझने के लिए, मुद्रास्फीति के समस्याओं का निवारण करने के लिए हिल्टन आयोग, सर जॉन हिल्टन को एक दायित्व दिया गया था, जिसके वजह से 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो मैं इस मुद्दे में नहीं आऊँगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये अपना काम कर रही थी। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। जब भारत को आज़ादी मिल गई तो बैंकिंग व्यवस्था जो थी अब वो भारतीयों के हाथों में आ गई, और भारत का जो पहला प्रधानमंत्री बने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर वो सेकंड टाइम चुन के भी आए, इलेक्शन के माध्यम से भी आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस पीरियड में बैंक को एक सरकार का बैंक बनाने की एक जरूरत आन पड़ी। हालांकि मैं बता दूं, कोई भी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई भी बैंक सरकार की नहीं होती है। सरकार की नहीं होती है, राष्ट्रीयकृत होती है, नेशनलाइज्ड होती है। ये एक शेयर मार्केट को समझना पड़ता है, बोर्ड ऑफ शेयर को समझना पड़ता है। कोई भी बैंक सरकार की नहीं होती है, निजी और हम लोग बोलते हैं सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे, भारत की जो सिस्टम उस समय थी, उस व्यवस्था के अनुसार एक सरकार का एक अपना बैंक होने की जरूरत थी। और उस समय काम का जो ज्ञान था, सबसे ज़्यादा ज्ञान इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही था। तो उसी को भारत सरकार ने नेशनलाइज्ड कर दिया। नेशनलाइज्ड कर दिया दैट मीन्स कि पार्लियामेंट एक्ट नाम का एक एक्ट पारित किया गया, पार्लियामेंट एक्ट। तो ये पार्लियामेंट एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, और वो भारत का पहला नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में काम करना स्टार्ट किया। हालांकि 1949 में रिजर्व बैंक को भी नेशनलाइज्ड किया गया था, लेकिन वह केंद्रीय बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। दोनों में अंतर होता है। कमर्शियल, पहला कमर्शियल बैंक जिसको भारत सरकार ने नेशनलाइज्ड किया था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को काम करने के लिए दे दिया गया। वो काम कर रही थी, पूरे भारत में अपना काम शुरू हुआ, उसका जगह जगह ब्रांच स्टार्ट होने लगे। लेकिन इस एकदम छोटे छोटे रिमोट जगहों पर इनका पहुंचना या फिर हर शहर तक इसका पहुंचना आसान नहीं था। इसलिए इसको कुछ सहायता की आवश्यकता थी। सहायता की आवश्यकता थी, दैट मीन्स कुछ ऐसे संस्था जो इसको सपोर्ट करे, और सपोर्ट करे दैट मीन्स कुछ ऐसे छोटे छोटे बैंक बनाने की आवश्यकता आन पड़ी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश पे काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से इस देश में बैंकिंग व्यवस्था चल पाएगी। इसके लिए 1959 में सब्सिडरी एक्ट नाम का एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के तहत 7 ऐसे बैंक का जन्म हुआ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सहायता देंगे। जैसे नदी तंत्र होती है, मुख्य नदी और सहायक नदी उसे सपोर्ट करती है, उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर काम करने के लिए 7 ऐसे बैंक को उस समय जन्म दिया गया, स्थापित किया गया,
जिसमें है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो ये जो 7 है, हैदराबाद में एक, बीकानेर एंड जयपुर में एक, इंदौर में एक, मैसूर में एक, सौराष्ट्र में एक, पटियाला में एक और ट्रावनकोर में एक, ये 7 जो बैंक बनी ये सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इन बैंकों को 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका विलय कर दिया गया, अर्थात ऐसा कोई भी बैंक नहीं रहा, सारे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से काम करेंगे। अब ये बैंक अपना कार्य कर रही थी। हम लोगों को पता है कि 1962 में हमने चाइना के साथ युद्ध झेला, 1965 में पाकिस्तान के साथ झेला, 66 में एक बहुत बड़ी ड्राउट, सुखाड़, अकाल हमारे देश ने झेला, जिसके वजह से हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और 1969 में जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो सचिंद्र चौधरी थे, सचिंद्र चौधरी, उसी पीरियड पर एक ऐसा निर्णय लिया गया कि हमें कुछ और भी बैंक को राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में या हर क्षेत्र में, शहर के भी कोने कोने जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी वो काम कर सके और बेहतरीन ढंग से ये जो मौद्रिक वितरण है वो अच्छे से हो सके, छोटा छोटा बचत लोग जमा कर सके, छोटा छोटा ऋण वो लोग ले सके और रोजगार उत्पन्न हो सके, स्वरोजगार उत्पन्न हो सके, व्यक्ति खुद पूंजी लेकर खुद अपना व्यापार स्टार्ट कर सके। इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि कुछ ऐसे बैंक्स और भी होने चाहिए जो सरकार के अंडर में काम करेगी, अर्थात राष्ट्रीयकृत किया जाना चाहिए। तो एक पैरामीटर्स तैयार किया गया उस समय कि जो भी बैंक इस समय सालाना 50 करोड़ रुपया जमा लेते हैं, यानी उसकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपया हो चुकी है, तो ऐसे बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया गया सचिंद्र चौधरी और इंदिरा गांधी के समझौते पर, समझौता नहीं बोलेंगे, उसके निर्णय पर। तो ये पैरामीटर्स जो 50 करोड़ रुपया का जो पैरामीटर्स तैयार किया गया, इस पैरामीटर्स में 14 बैंक को एक लिस्ट किया गया, जिसमें 14 बैंक इस पैरामीटर्स में खरे उतरे। और 1969 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इतने बड़े पैमाने पर 1969 में 14 बैंक का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंक जो पहले प्राइवेट हुआ करते थे, अब ये राष्ट्रीयकृत हो गए। इसमें बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, उसके बाद सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सारे बैंक जो हैं, इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1969 को। इसके बाद 1980 में और 6 बैंक ऐसे थे जिन्हें राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 6 बैंक और 1980 में। लेकिन उसकी पैरामीटर्स 50,000 करोड़ नहीं रही। 1969 में ये 50 करोड़ थी, लेकिन ये 1980 में इसका पैरामीटर्स जो है वो 200 करोड़ हो गया
और 200 करोड़ के इस पैरामीटर्स में 6 बैंक ऐसे आए और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगा और प्राइवेट बैंक्स और सार्वजनिक बैंक मतलब नेशनलाइज्ड बैंक में क्या अंतर है, शेयर मार्केट के माध्यम से, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से इस विषय को समझना पड़ेगा। मैं फिर से बता दूं, कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर कोई भी बैंक सरकार का बैंक नहीं है, पूर्ण सरकार का बैंक नहीं है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।